बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बार अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो 4 to 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। 4 से 6 नंबर का वेटेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है। एसी चालू करना पीछे वाली। 4 to 6 मार्क्स के लिए रहता है। बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली क्या रहता है, मतलब अपन ऐसा सोच सकते हैं कि पूरी अकाउंट्स में काम आते हैं। तो दो टर्म बेसिकली यूज होती है। कौन कौन सी? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक प्रॉमिसरी नोट। क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट? दोनों जो है ना वो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बोले तो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। तो जब बिजनेस में क्या होता है, क्रेडिट परचेज सेल होती है ना, जब बिजनेस में क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होता है। तो जो उसने सेल किया ना उसके लिए अमाउंट क्या होता है, रिसीवेबल होता है इससे बायर से, और बायर के लिए अमाउंट क्या होता है, पेबल। तो सेलर को एक एश्योरेंस चाहिए होता है। जैसे 1 मंथ का क्रेडिट दिया तो सेलर को एक एश्योरेंस चाहिए कि 1 मंथ के बाद बायर क्या करेगा, सेलर को पेमेंट कर देगा। ये एश्योरेंस हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न में ले लेते हैं। तो वो रिटर्न में जब हम लोग लेते हैं तो या तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाता है या वो क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट हो जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो सेलर होता है जिसके अमाउंट क्या होता है, रिसीवेबल होता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, ड्रॉ करता है किस पे, बायर पे। और बायर उसको उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके किसको दे देता है, सेलर को दे देता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में सेलर उसको ड्रॉ करता है और जो बायर है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बायर एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो पर्टिकुलर डेट पे क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। और इसी तरह से प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या होता है, बायर खुद एक्सेप्ट करके देता है कि वो पेमेंट कर देगा। तो प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है, बायर। प्रॉमिसरी नोट जो है वो कौन लिखता है, बायर। बायर लिख के क्या करता है, सेलर को देता है कि मैं स्पेसिफिक डेट पे पेमेंट करूंगा, ऐसा लिख के वो किसको देता है, सेलर को देता है। प्रॉमिसरी नोट बन जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं और दोनों से सेलर को ये एश्योरेंस मिलता है कि ड्यू डेट पे बायर क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। और अगर ड्यू डेट पे बायर ने पेमेंट नहीं किया तो आप लीगली कोर्ट में क्या कर सकते हो, केस करके अमाउंट रिकवर कर सकते हो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। समझ में? उसके बाद अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों क्या है, सेम है। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चाहे प्रॉमिसरी नोट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों चीजें क्या है, सेम। लेकिन लीगली दोनों में थोड़े बहुत क्या है, डिफरेंस है। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इनकी लैंग्वेज में क्या है, डिफरेंस है। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लैंग्वेज क्या होती है, ऑर्डर की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो लैंग्वेज है वो किसकी है, ऑर्डर की। और प्रॉमिसरी नोट में जो लैंग्वेज है वो किसकी है, प्रॉमिस की। तो सेलर जो लैंग्वेज यूज करता है वो पेमेंट के ऑर्डर का लैंग्वेज यूज करता है, और जो बायर है वो जो लैंग्वेज यूज करता है वो किसकी करता है, प्रॉमिस। उसके अलावा नंबर ऑफ पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, कौन कौन सी, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है, एक होता है मेकर और एक होता है पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉइंग और पे। और प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है, मेकर और पे। थर्ड एक डिफरेंस होता है एक्सेप्टेंस का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में सेलर जब बिल ड्रॉ करता है तो उसको बायर से एक्सेप्ट करवाना क्या है, कंपल्सरी। जबकि प्रॉमिसरी नोट के केस में उसको एक्सेप्ट करवाना कंपल्सरी नहीं है। क्यों? वो खुद ही कह रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उस केस में सेलर से उसको एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं है। चौथा जो डिफरेंस बेसिकली आता है, कौन लिखता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर ड्रॉ करता है और प्रॉमिसरी नोट बायर ड्रॉ करता है। उसके अलावा एक डिफरेंस और आता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो पेएबल टू बियर हो सकता है। पेएबल टू बियर क्या होता है, पेएबल टू बियर जिसका नाम नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसको भी क्या होता है, पेमेंट हो जाता है। तो अगर मान लो ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके उसको क्या किया, ए को दे दिया,
ए ने उसको क्या किया, सी को एंडोर्स कर दिया, सी से मिसप्लेस हो गया डी के पास चला गया और डी का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर नहीं है, तो भी डी को क्या होगा, पेमेंट हो जाएगी। डी इज बेसिकली बियर मतलब उसका नाम नहीं है, उसको बोलते हैं बियर, होल्डर तो होते हैं पर जिसका नाम नहीं है वो क्या होता है, बियर होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेबल टू बियर, लेकिन प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेबल टू बियर अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो प्रॉमिसरी नोट है पेबल टू बियर नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि जो इंडियन करेंसी होती है, इंडियन करेंसी प्रॉमिसरी नोट होता है। इंडियन करेंसी के ऊपर लैंग्वेज देखोगे तो लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे ₹2000 टू द होल्डर टू द बियर, ऐसा लिखा होता है। तो जो इंडियन करेंसी है ना वो प्रॉमिसरी नोट भी है और वो पेएबल टू बियरर भी है। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट होगा और वो पेएबल टू बियरर भी हो जाता है तो वो क्या करता है, इंडियन करेंसी की वैल्यू से करता है। तो प्रॉमिसरी नोट तो है ही, लेकिन अगर वो पेएबल टू बियरर हो गया तो प्रॉमिसरी नोट क्या है, इंडियन करेंसी हो जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता है। तो लीगली कुछ डिफरेंस होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट का ऑर्डर होता है, प्रॉमिसरी नोट में पेमेंट का प्रॉमिस होता है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 है, ड्रॉ, पे। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज हैं, मेकर और पे। उसके बाद एक्सेप्टेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में कौन ड्रॉ करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ सेलर, उसको बायर से एक्सेप्ट करवाना जरूरी है। जबकि प्रॉमिसरी नोट के केस में अगर बात करें कौन ड्रॉ करता है, उसको सेलर से एक्सेप्ट करवाना जरूरी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, सेलर, प्रॉमिसरी नोट बायर। और ये पेएबल टू बियरर हो सकता है लेकिन ये पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता। और एक लास्ट, मेकर एंड पे। मेकर एंड पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मेकर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन। हो सकता है कि वो एक ही आदमी है, जैसे ए ने बिल ड्रॉ किया तो ए मेकर भी है और ए क्या हो सकता है, पे भी हो सकता है। जबकि प्रॉमिसरी नोट में मेकर, प्रॉमिसर और पे कैन नॉट बी द सेम पर्सन। ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लीगली दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के केस में अगर अपन बात करें तो 3 पार्टीज होगी। कौन कौन सी 3 पार्टीज होती है, पे कह लो या एंडोर्सी कह लो या बैंक कह लो, ये सब एक ही होते हैं। समझ में आया? अब सबसे पहले जैसे अगर अपन इसको ए नेम दे दें, इसको बी दे दें और ये कौन हो गया, सी हो गया, अगर एंडोर्सी हो गया तो सबसे पहले क्या होता है, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे ए ने बी को क्या किया, सेल किया, क्रेडिट। ए ने क्या किया, बी को सेल किया क्रेडिट बेस पे, तो ए एंट्री क्या करता है, बी को सेल। इस एंट्री के अकॉर्डिंग ए के लिए बी से अमाउंट क्या है, बी एंट्री क्या करता है, परचेज टू ए, और यहाँ कोई एंट्रीज की होती है। अब जिसके लिए अमाउंट क्या है, रिसीवेबल है, वो बिल ड्रॉ करता है, और जिसके लिए अमाउंट पेएबल है वो एक्सेप्ट करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। इसके जस्ट बाद क्या होता है, जनरली आपका बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होता है। तो बिल लीगल डॉक्यूमेंट कब बनता है, एक्सेप्ट होता है। अगर ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया तो बी एक्सेप्ट करेगा तब वो क्या बनता है, लीगल डॉक्यूमेंट। जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब भी बिल आता है ना तो हम डेबिट करते हैं, और जब भी बिल जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं। बिल क्या है, बिल तो एक डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट किसी के लिए रिसीवेबल होता है, किसी के लिए क्या होता है, पेएबल। तो एक्सेप्टर के लिए वो पेएबल, बाकी सब के लिए वो डॉक्यूमेंट क्या है, रिसीवेबल। तो जिसके भी पास वो बिल आएगा वो डेबिट करेगा, जिसके पास जो बिल जाएगा वो क्रेडिट करेगा। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो बीआर और बिल्स पेएबल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। बीआर जो है डेटर को रिप्रेजेंट करता है, जो बिल्स पेएबल है वो क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है।
ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर अकाउंटिंग करते समय आप उसको कैश के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हो। जैसे होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जैसे कैश आता है तो डेबिट करते हैं और कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जिसके पास बिल आएगा वो डेबिट करेगा, जिसके पास से बिल जाएगा वो क्रेडिट करेगा। तो क्या होता है, जैसे ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, तब तक तो उसका ड्राफ्ट था, फिर बी ने उसको एक्सेप्ट करके क्या किया, ए को दिया, तो ए को क्या हो रहा है, बिल रिसीव हो रहा है। तो जब बिल ड्रॉ करते हैं, हालांकि ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती, बट ड्रॉ करके जब वो बिल आता है ना, तो जो ड्रॉअर है वो अपनी बुक में एंट्री करता है BR टू ड्रॉइंग। BR क्यों डेबिट हो रहा है, ड्रॉइंग को क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अपन बोलते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट रिसीव्ड इन ट्रेड गिवन कौन है, ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्या कर रहा है पता है, बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है। तो ड्रॉइंग बन के सोचो, हु इज द रिसीवर ऑफ ड्रॉइंग ने बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया, ड्रॉअर। रिसीवर कौन है, ड्रॉअर है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, उसके बाद ड्रॉअर के पास ऑप्शंस होते हैं टिल द ड्यू डेट। अगर मान लो 3 महीने का बिल है, तो इसका मतलब बिल की ड्यू डेट कब आएगी, 3 महीने बाद। तो 3 महीने तक उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, रिटेन करे। अगर वो बिल को क्या करता है, रिटेन करता है, तो रिटेन करने के लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बुक में क्या है, रिटेन। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बैंक से क्या करे, डिस्काउंट करे। क्या होता है डिस्काउंट, ड्यू डेट से पहले अगर बिल बैंक को लेके पैसा दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो जब बिल डिस्काउंट होता है तो ऐसे ड्रॉ क्या होता है, हमारे पास से बिल जाता है और बैंक हमारे अकाउंट में पैसा क्या करता है, डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट। इसकी ड्रॉइंग की बुक में कोई भी एंट्री नहीं, क्योंकि ड्रॉइंग बहुत नहीं है। अब ऐसे बैंक बात करूं तो BR अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू ड्रॉ, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और डिस्काउंट उसके लिए क्या है, इनकम। तो जब तक डिस्काउंट करते हैं तो ड्रॉअर की बुक में जो एंट्री होती है, बिल डिस्काउंट करने में ड्रॉअर की बुक में जो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, और इन द बुक्स ऑफ बैंक BR अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू ड्रॉ। उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि आप बिल को क्या करो, एंडोर्स करो। हम बिल एंडोर्स किसको करते हैं, क्रेडिटर को। हमको अगर किसी को पैसा देना है तो हम कैश की बजाय उसको क्या करते हैं, बिल देते हैं। अब सोचो क्रेडिटर को अगर पेमेंट कैश में कर रहे होते तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पेमेंट क्रेडिटर को कैश में करने के बजाय बिल में करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर या एंडोर्सिंग किया क्योंकि बिल जाएगा, और एंडोर्सिंग जो है ना, या जो हमारा क्रेडिटर है उसको बिल क्या होगा, रिसीव होगा, तो वो एंट्री करते हैं BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। और एक होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आप ड्यू डेट से जस्ट पहले बिल कलेक्शन के लिए क्या करो, सेंड करो। तो बिल जब कलेक्शन के लिए सेंड करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। यहाँ कोई एंट्री होती नहीं इनमें से कोई भी, और बैंक कर सकता है एंट्री बिल रिसीव फॉर कलेक्शन अकाउंट, सॉरी BR अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव फॉर कलेक्शन। उसको बिल रिसीव हो रहा है, तो अगर रिटेन किया तो कोई एंट्री नहीं होगी, अगर डिस्काउंट किया तो ये एंट्री होती है, एंडोर्स किया तो ये होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ये होगा। इन तीनों एंट्री में यहाँ पे देखो BR ट्रेड, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में बिल हमारे पास से जाएगा, और जिसको भी रिसीव होगा वो बिल को क्या करेगा, डेबिट करेगा। समझ में आया? Yes, sir. अब ये इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसे ड्रॉ हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब क्या होता है, ड्यू डेट पे ड्यू डेट आ जाती है, इनमें से कोई एक ऑप्शन फॉलो करने के बाद ड्यू डेट पे अगर बिल का क्या होता है, पेमेंट होता है, तो बिल का प्रैक्टिकली सोचो ड्यू डेट पे क्या होता है, जिसके पास भी बिल है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्डर ऑफ बिल, वो ड्रॉइंग को बिल क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, और ड्रॉइंग उसके बदले में उसको कैश लगेगा। तो जो होल्डर ऑफ बिल है ना, उसको कैश मिल रहा है,
और बिल जा रहा है, तो अगर बिल रिटेन किया तो ड्रॉ एंट्री करेगा कैश टू बी आर। अगर आपने एंडोर्स किया तो पैसा एंडोर्सी को मिलेगा, तो एंडोर्सी एंट्री करेगा कैश टू बी आर। और अगर आपने बिल बैंक से डिस्काउंट किया तो बैंक एंट्री करता है कैश टू बी आर। और इन तीनों केस में ड्रॉई अपने बिल का क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। क्या करेगा ड्रॉई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर रिटेन किया तो पैसा ड्रॉर को मिलेगा, ड्रॉर नहीं करेगा। अगर आपने क्या किया, डिस्काउंट किया तो पैसा बैंक को मिलेगा, एंडोर्स किया तो एंडोर्सी को मिलेगा। पर इन तीनों केस में पेमेंट कौन करने वाला है, ड्रॉई अपने बिल्स पेबल जो उसकी क्या लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट करेगा। तो एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट करेगा। तो जो भी होल्डर ऑफ बिल एंट्री करेगा कैश टू बी आर। और ड्रॉई अपने बिल का क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, एंट्री करता है बिल्स पेबल टू कैश। उसके बाद पॉइंट रहता है कि अगर ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट ना हो तो हम लोग बोलते हैं कि बिल क्या होगा, डिसऑनर्ड। अब जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा, जिसके भी पास बिल है वो बिल को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। बिल डिसऑनर्ड हो गया तो वैल्यूलेस हो गया। तो जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉर के लिए अमाउंट क्या होता है, ड्रॉई से रिसीव होता है। ड्रॉर के लिए अमाउंट, क्योंकि ड्रॉर ने सेल किया था, उसका अमाउंट उसको क्या करना था, ड्रॉइंग से रिसीव था, जिसके बदले में उसको क्या मिल गया, बिल मिला। अब ड्यू डेट पे बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। अब ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब ड्रॉर को तो पेमेंट मिला ही नहीं था। तो ड्रॉर क्या करता है, जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है अमाउंट किससे रिसीव मिलता है, ड्रॉइंग से। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है, क्या एंट्री होती है, डिसऑनर टू बिल। धन्यवाद। आवाज आ रही है, नहीं आ रही तो आगे आ जाओ, अच्छी आएगी। इधर आ जाओ नीचे ऐसी। डिसऑनर टू बिल, भागवत कथा चल रही है, हाँ क्या लग रहा है, रामायण पाठ चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है तो ये एंट्री करता है टू बी आर। अगर इसने बिल रिटेन किया टू एंडोर्सी, अगर बिल एंडोर्स किया टू बैंक अगर डिस्काउंट किया तो, और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर बिल कलेक्शन के लिए सेंड किया। मतलब इन सब में कॉमन क्या है, जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा ड्रॉर के लिए अमाउंट ड्रॉइंग से वापस रिसीवेबल होगा। तो ये इन ऑल केस क्या करेगा, ड्रॉइंग करेगा। तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बी आर। अगर रिटेन किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो जाए, ड्रॉइंग टू एंडोर्स, अगर एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो जाए, और ड्रॉइंग टू बैंक, अगर डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो जाए, और ड्रॉइंग टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर बिल जो कलेक्शन के लिए सेंड किया वो क्या डिसऑनर्ड। और इन ऑल केस डिसऑनर्ड की एंट्री हमेशा बिल अमाउंट से होगी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग जैसे बिल डिसऑनर्ड होगा, ड्रॉइंग के लिए अमाउंट पेबल होगा, इसको ड्रॉर, और ये अपने बिल को कैंसिल कर देता है। तो बिल्स पेबल टू ड्रॉर। और अगर बिल एंडोर्सी के पास है या बिल बैंक के पास है, क्योंकि क्या हुआ, डिस्काउंट किया,
तो बिल अगर एंडोर्सी है बैंक के पास है तो वो दोनों पैसा किससे मांगेंगे? इनके लिए अमाउंट रिसीवेबल होता है किससे? ड्रॉ से। तो यहाँ पे एग्री करते हैं ड्रॉज अकाउंट डेबिट तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ जैसे बिल डिसऑनर्ड होता है कॉमन है कि यहाँ पे ड्रॉइंग का अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग की बुक में ड्रॉर का अकाउंट क्रेडिट होगा। रीजन वही है कि ड्रॉर के लिए अमाउंट रिसीवेबल है और ड्रॉइंग के लिए अमाउंट किसको? ड्रॉर। तो यहाँ पे कॉमन एंट्री बोले तो ड्रॉइंग टू बी या ड्रॉइंग टू एंडोर्सी या ड्रॉइंग टू या ड्रॉइंग टू। और इन ऑल केस ड्रॉइंग की बुक में क्या होता है? देखो इसकी बुक में लास्ट एंट्री ये हुई थी, अगर पेमेंट नहीं हुआ बिल का तो इसकी बुक में लास्ट एंट्री ये हुई थी, बिल्स पेबल इसके लिए लाइक फीस है, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बिल्स पेबल कैंसिल हो गए, ड्रॉर का अकाउंट करेंगे। और जो बैंक और एंडोर्सी है, जो बैंक और एंडोर्सी है वो किससे पैसा मांगेंगे? ड्रॉर से। एंट्री करता है ड्रॉर अकाउंट डेबिट। समझ में आएगा? उसके बाद अगर मान लो बिल डिसऑनर्ड हो गया, ड्रॉइंग ने ड्यू डेट पे पेमेंट करने से क्या किया? मना कर दिया, तो आपको अगर फेस करना हो तो आपको नोटिंग करवाना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है? नोटिंग चार्ज करता है। तो अगर बिल रिटेन किया है तो बिल प्रेजेंट कौन करेगा ड्यू डेट पे? अगर बिल एंडोर्स किया तो प्रेजेंट ड्रॉइंग करेगा, आपने सॉरी एंडोर्स किया। अगर आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक प्रेजेंट करेगा। तो जो बिल प्रेजेंट करेगा उसको नोटिंग करवाना पड़ता है कि बिल प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ। इसके लिए नोटरी पब्लिक क्या करता है? नोटिंग चार्ज। तो एक कॉमन पॉइंट होता है नोटिंग चार्ज का पेमेंट जो है, नोटिंग चार्ज का जो पेमेंट है वो कौन करता है? होल्डर ऑफ। नोटिंग चार्ज का पेमेंट कौन करेगा? यहाँ बैठो तो सोच समझ के बैठा करो, हिम्मत हो तो ही क्लास में आया करो, वरना मत आया करो, है ना? क्योंकि मैं क्लास में क्या पूछ लूंगा किसी को कि मैं क्या होगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, घर बैठो आराम से, जो पढ़ेगा वो पास होगा, सीधी सी बात है। पास होने की इच्छा और पढ़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आश करो। घर वालों के पास बहुत पैसा है, बढ़ाओ उड़ाओ, क्या दिक्कत है? तो नोटिंग चार्ज का पेमेंट कौन करता है? तो जो होल्डर ऑफ बिल है ना वो नोटिंग चार्ज का पेमेंट करता है। और नोटिंग चार्ज बियर कौन करता है? ड्रॉइंग, क्योंकि उसकी वजह से तो वो एक्सपेंस हमेशा किसका होता है? ड्रॉइंग। तो अगर आपने नोटिंग चार्ज करवाया तो नोटिंग चार्ज का पेमेंट होल्डर ऑफ बिल करेगा। रिटेन किया तो ड्रॉर, एंडोर्स किया तो एंडोर्सी, डिस्काउंट किया तो बैंक। तो नोटिंग चार्ज कोई भी पे करे, ड्रॉर के लिए वो अमाउंट किससे रिसीवेबल हो जाता है? ड्रॉइंग से। तो ड्रॉर अपनी बुक में एंट्री करता है ड्रॉइंग टू कैश। अगर उसने पेमेंट किया, किसने? ड्रॉर ने पेमेंट किया, ड्रॉइंग टू कैश। अगर एंडोर्सी ने पे किया तो ड्रॉइंग टू एंडोर्सी, अगर बैंक ने पे किया तो ड्रॉइंग टू बैंक। तो ये जो डिसऑनर्ड की एंट्री होती है ना, ये ऑलमोस्ट वही नोटिंग चार्ज की एंट्री होती है, क्योंकि जैसे ही बिल डिसऑनर्ड हुआ, बिल का अमाउंट रिसीव, नोटिंग चार्ज पे किया तो नोटिंग चार्ज का अमाउंट रिसीव। तो ये एंट्री कब होती है? नोटिंग चार्ज, ये ड्रॉइंग टू कैश कब होता है? जब रिटेन किया और नोटिंग चार्ज का पेमेंट किसने किया? ये कब होता है? जब बिल एंडोर्स किया और नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया, और ये नोटिंग चार्ज का पेमेंट मांगने किया। इन ऑल केस यहाँ एंट्री होती है नोटिंग चार्ज टू ड्रॉर। और अगर मान लो एंडोर्सी ने या बैंक ने नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया तो वो लोग अपनी बुक में टू कैश तो करने ही है, क्योंकि कैश है और उनके लिए अमाउंट रिसीवेबल किससे? तो वो एंट्री करते हैं ड्रॉ टू कैश। ये एंट्री होती है नोटिंग चार्ज की, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? ड्यू डेट पे बिल
डिसऑनर्ड हो गया इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। जैसे ही बिल ड्यू डेट पे नॉन पेमेंट की बात होती है, बिल क्या होता है, डिसऑनर्ड होता है। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया, फिर हमने उसका क्या किया, नोटिंग किया, तो प्रूफ हो गया कि हमने बिल को प्रेजेंट किया था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर ड्रॉइंग इस बात के लिए एग्री हो जाए कि वो पेमेंट 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद करेगा, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, न्यू बिल ड्रॉ करते हैं। तो पुराना बिल तो कैंसिल हो ही गया ऊपर, ये था ना, ये पुराना बिल कैंसिल हो गया, नोटिंग चार्ज भी करा दिया हमने। अब क्या होता है कि ड्रॉइंग अगर एग्री करता है कि वो क्या करता है, पुराना बिल कैंसिल करके उसकी जगह नया बिल ड्रॉ करें, तो फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ड्रॉअर के लिए इंटरेस्ट इनकम है जो ड्रॉइंग से रिसीवेबल है। तो यहाँ पे रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट की एंट्री होती है, ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट। अगर वो पेमेंट कैश में कर दे तो आप एंट्री कर सकते हो कैश टू इंटरेस्ट। और ड्रॉइंग के लिए वो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट टू ड्रॉ या इनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। फिर क्या होता है, न्यू बिल ड्रॉ, तो वापस वही एंट्री ड्रॉइंग, और यहाँ पे ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स। अब ये एंट्री जो होती है वो क्या होती है, ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्ज प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश पेड। अगर ड्रॉइंग पार्ट में कुछ पे कैश पेमेंट कर रहा है तो माइनस कर दो, मतलब जितना ड्यू अमाउंट है वो मिला के नया बिल ड्रॉ करना है। तो जो नए बिल का जो अमाउंट होता है ना, वो ओल्ड बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज प्लस इंटरेस्ट माइनस वो जो कैश पेमेंट कर रहा है माइनस कर दो, ये न्यू बिल का अमाउंट आ जाता है। अब वापस वही नया बिल ड्रॉ हो गया, अब यहाँ पे रिटेन करो, एंडोर्स करो, डिस्काउंट करो, अब वो वही ड्यू डेट पे पेमेंट होगा तो ठीक है, होल्डर को पेमेंट मिल जाएगा, नहीं होगा तो वापस क्या होगा, डिसऑनर्ड। उसके बाद एक पॉइंट रहता है रिटायरमेंट ऑफ बिल का। क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल, अगर एक्सेप्टर ड्यू डेट से पहले पेमेंट करे तो वो कुछ रिबेट काट के पेमेंट कर देता है। तो रिटायरमेंट का मतलब भी यही हुआ ना कि बिल का टाइम से क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो एज ए ड्रॉट सोचो, आपको बिल देना है, बदले में क्या होगा, पेमेंट मिल जाएगा। तो रिटायरमेंट के केस में ड्रॉट ऐसे ही करता है, और ड्रॉई अपने बिल का समझ में आया। और कभी ऐसा हो कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, हमने नोटिंग चार्ज भी पेमेंट कर दिया, लेकिन ड्रॉई न्यू बिल लिखने के लिए एग्री नहीं है, मतलब इज नॉट एग्री कि वो पेमेंट करेगा। फाइनली आप कोर्ट में क्या करो, केस करो, और केस करने के बाद आपको जितना ड्यू है उसमें से कुछ पैसा मिल जाएगा। तो अगर फाइनल पेमेंट में अगर आपको पैसा मिलता है तो नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट, और ड्रॉइंग क्या कर रहा है, ड्रॉ को पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ एंट्री हो जाती है ड्रॉ डेफिशिएंसी, जो पेमेंट नहीं कर पाए वो डेफिशिएंसी में चला जाता है। ये तो कुछ बेसिक एंट्रीज होती है, ठीक है, ये आपके पास लिखी हुई है, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक बार रिकॉल करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा अपन अभी कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद क्या होता है, अपने को ड्यू डेट निकालनी पड़ती है, क्योंकि ड्यू डेट पे बिल मैच्योर होता है। ड्यू डेट से पहले अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ड्यू डेट से पहले अगर एक्सेप्टर ने पेमेंट किया तो रिबेट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो बिल ड्रॉ होते ही बिल का ड्यू डेट निकाला जाता है। तो बिल की ड्यू डेट की कैलकुलेशन के लिए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं डिमांड बिल और एक होते हैं टाइम बिल। डिमांड बिल क्या होते हैं, ऐसे बिल जिसमें पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता है, पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, तो उनके अंदर लैंग्वेज यही होता है। ड्रॉ क्या लिखता है कि भाई जब मैं पैसा मांगूंगा देना पड़ेगा,
तो डिमांड बिल को हम लोग पेबल एट साइड भी बोलते हैं या पेबल ऑन डिमांड भी बोलते हैं। और ऐसे बिल के केस में ड्यू डेट क्या होती है? जिस डेट पे बिल क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। जिस डेट पे बिल प्रेजेंट हो जाए वो ड्यू डेट है। और इस केस में डेज ऑफ ग्रेस कंसीडर नहीं है। मतलब जिस दिन बिल प्रेजेंट हुआ तभी क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। टाइम बिल ऐसे बिल होते हैं जिनमें पीरियड क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। अब वो जो डेज ऑफ ग्रेस नहीं ऐड होता है। अगर 1 जनवरी को बिल प्रेजेंट हुआ तो 1 जनवरी को पेमेंट होगा। तो डिमांड बिल के केस में कोई प्री डिटरमाइंड ड्यू डेट नहीं होती है। जिस डेट पे बिल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जिस डेट पे बिल प्रेजेंट होगा उसी डेट पे क्या होगा, बिल की ड्यू डेट आ जाती है। ठीक है, वो पब्लिक हॉलिडे, इंसिडेंटल हॉलिडे जो भी है वो ड्यू डेट है, पेमेंट करना होगा। नहीं होगा तो डिसऑनर हो जाएगा। टाइम बिल क्या होता है? ऐसे बिल जिसमें पीरियड स्पेसिफाइड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 30 दिन, 90 दिन। अब वो पीरियड क्या होता है? या तो डेट ऑफ सार्थक जैन, अब वो जो पीरियड है ना, पीरियड वो या तो डेट ऑफ ड्रॉ से स्टार्ट होता है या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डिपेंड करता है। जैसे ड्रॉ ने लिख दिया कि भाई आज से 2 महीने बाद पेमेंट होगा, then the period will start from the date of draw। और ऐसा लिख दिया कि भाई तुम्हारे एक्सेप्ट करने के 2 महीने बाद पेमेंट होगा, तो फिर वो 2 महीने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट है। तो टाइम बिल क्या होता है? टाइम बिल जिनमें पीरियड स्पेसिफाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम बिल। अब ये क्या होते हैं? 2 तरह के बिल होते हैं, पेएबल आफ्टर डेट और एक होते हैं पेएबल आफ्टर साइट। पेएबल आफ्टर डेट में क्या होता है? डेट ऑफ ड्रॉन से पीरियड स्टार्ट होता है। तो जब ड्यू डेट कैलकुलेट करते हो तो डेट ऑफ ड्रॉन प्लस टर्म प्लस 3 डेज। और अगर बिल पेएबल आफ्टर साइट है तो फिर ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट है। तो फिर ये डेट ड्यू डेट इक्वल्स टू डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टर्म प्लस 3 डेज। ये ध्यान रखना, इनको बोलते हैं पेएबल एट और इसको बोलते हैं पेएबल आफ्टर साइड। पेएबल एट साइड मतलब देखते ही, पेएबल एट साइड मतलब क्या होता है? देखते ही। और पेएबल आफ्टर साइड मतलब देखने के बाद। कितने टाइम बाद? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद, ऐसा। और इस केस में क्या होता है? अगर ड्यू डेट पे क्या होता है? पब्लिक हॉलिडे क्या होता है? ड्यू डेट काउंट किया, अगर पब्लिक हॉलिडे और ऐसे रेगुलर हॉलिडे समझ में आया? यस सर। और कुछ नहीं बोला जाए तो यही मानते हैं कि बिल क्या है? पेएबल आफ्टर डेट है। जो बिल है वो पेएबल आफ्टर डेट बिल है। तो डेट ऑफ ड्रॉ से क्या होता है? जनरली पीरियड स्पेसिफिक स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद 3 चीजें मैंने बताई थी। एक डिस्काउंट की कैलकुलेशन बताई थी, एक रिबेट की कैलकुलेशन बताई और एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताई। कहाँ आता है डिस्काउंट? जब आप बैंक से डिस्काउंट कराते हो तो आपको एंट्री करनी पड़ती है बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट यहाँ आता है। तो अगर मान लो 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, 3 मंथ्स का बिल है, 3 डेज और अगर काउंट करें तो 1 जनवरी प्लस 3 मंथ प्लस 3 डेज करोगे तो 4th अप्रैल के ड्यू डेट। अगर तुम बैंक से 4th जनवरी को डिस्काउंट करोगे तो फंडा सीधा है कि ड्यू डेट से जितना पहले डिस्काउंट करोगे उतने टाइम का बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट काट देगा, उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। तो इस केस में जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो 3 मंथ्स का होगा। अगर 4th फैक्ट को डिस्काउंट कराते हो 4th फैक्ट से 4th अप्रैल तक, इस केस में क्या होगा? 2 महीने तक का डिस्काउंट कटेगा। और अगर तुम तो 4th मार्च को भी डिस्काउंट कराते हो तो क्या होगा?
तो बेसिकली अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं पता है? बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन इनटू पीरियड अपॉन 12 या 365। और पीरियड कहां से कहां तक लेना पड़ता है? डिस्काउंट डेट से ड्यू डेट तक। इस पीरियड के लिए आपको डिस्काउंट निकालना पड़ता है, समझ में आया? और जहां तक रही बात रिबेट की, रिबेट की जरूरत पड़ती है जब क्या होता है? अर्ली पेमेंट होता है। अगर एक्सेप्टेड ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे, अगर एक्सेप्टेड ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस केस में एक्सेप्टर क्या करता है? रिबेट काटता है। वही सेम यहाँ पे अगर रिबेट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा बताओ? रिबेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बिल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय 12 या 365। अब इस केस में जो पीरियड है वो पेमेंट डेट से ड्यू डेट तक के पीरियड का क्या होता है? कैलकुलेट। और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जब नया बिल रिन्यूअल होता है, मतलब ओल्ड बिल कैंसिल होके जब क्या होता है? न्यू बिल। तो ओल्ड बिल कैंसिल करके जब क्या होता है? न्यू बिल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्ज प्लस इंटरेस्ट नहीं, ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्ज से जितना कैश पेमेंट किया हुआ मतलब कुल मिला के लॉजिक होता है कि जितना अमाउंट ड्यू है इनटू क्या करो? रेट अपॉन 100 इनटू न्यू बिल पीरियड डिवाइड बाय 12 या 365। अभी नया बिल 2 महीने का, इसका मतलब 2 महीने का ड्यू है। इंटरेस्ट क्या होता है? 2 महीने के लिए ऐसा। समझ में आया? यस सर। अरे आया क्या? यस सर। ये अकोमोडेशन से पहले की बात है। मतलब अकोमोडेशन बिल से पहले की अमाउंट ये होती है। अगर अकोमोडेशन बिल की बात नहीं करें, ट्रेड बिल की बात करें तो ये एंट्रीज होती है। एंट्रीज बोलोगे एक बार? एंट्रीज बोलोगे? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एंडोर्सिंग एंट्री करने के लिए पर्सन का उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो जो इन्वॉल्व होगा वही एंट्री करेगा। थोड़ा सा लॉजिकली कंसंट्रेटेड रहना। बिल आ रहा है, जा रहा है, रिसीवेबल है या पेएबल है, वो सोच के एंट्री बोलना। तो जब बिल ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ और बिल रिसीव होता है, वो एंट्री करता है बीआर और ड्रॉइंग क्या करता है? बिल एक्सेप्ट करके देता है, पेमेंट कर रहा है। उसके एंट्री होती है ड्रॉ फिर उसके बाद रिटेन किया तो कुछ नहीं होता है। अगर आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट किया तो ड्रॉ एंट्री करता है बैंक और बैंक की बुक में पूछ ले तो बैंक एंट्री करेगा बीआर टू ड्रॉ। अगर आपने बिल एंडोर्स कर दिया एज ए ड्रॉ, आपने बिल को क्या किया? एंडोर्सी टू बीआर और एंडोर्सी को बिल क्या होता है? रिसीव होता है। एंडोर्सी एंट्री करता है बीआर टू ड्रॉ। समझे? यस सर। उसके बाद अगर आपने बिल कलेक्शन के लिए सेंड किया, हालांकि फाउंडेशन लेवल पे आता नहीं बिल सेंड फॉर कलेक्शन जैसा पॉइंट, पर फिर भी आ जाए तो क्या एंट्री करते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन ड्रॉ। बैंक एंट्री कर देता है। अगर ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट हो जाए, अगर ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट हो जाए तो जो होल्डर ऑफ बिल है वो एंट्री करता है कैश टू बीआर और जो एक्सेप्टर अपने बिल का पेमेंट कर रहा है वो एंट्री करता है बिल्स पेबल टू कैश। और अगर ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट ना हो या पार्टली पेमेंट तो हम बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड, मतलब पूरा पेमेंट होगा तो ये ऑनर होगा। अगर पेमेंट नहीं होता है, पार्टली पेमेंट होता है तो हम बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड हो गया। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर्स सोचो, कॉमन एंट्री होगी ड्रॉइंग टू बीआर अगर रिटेन किया, ड्रॉइंग टू एंडोर्सिंग
इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग कॉमन एंट्री होती है, अपना बिल्स पेबल कैंसिल कर देता है, बिल्स पेबल ड्रॉ। और जो इंडोर्सी है बैंक है ना, उनके लिए अमाउंट रिसीवेबल होता है, किससे एंट्री करते हैं ड्रॉ टू बी। समझ में आया? फिर उसके बाद अगर आप नोटिंग करवाते हो तो नोटिंग चार्ज जो बिल प्रेजेंट करेगा उसको देना पड़ेगा। मतलब लॉजिक होता है कि नोटिंग चार्ज का पेमेंट कौन करेगा? होल्डर ऑफ बिल। तो जो होल्डर ऑफ बिल है वो नोटिंग चार्ज का पेमेंट करेगा। तो होल्डर ऑफ बिल नोटिंग चार्ज का पेमेंट करता है, जो ड्रॉइंग है वो नोटिंग चार्ज क्या करता है? तो ड्रॉअर की बुक में कॉमन एंट्री सोचो, ड्रॉअर की बुक में अगर कॉमन एंट्री सोचे, ड्रॉइंग टू कैश अगर उसने पे किया, टू बैंक अगर बैंक ने पे किया, टू एडवांस ने पे किया, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एक ही एंट्री होती है, नोटिंग चार्ज टू ड्रॉ। और बैंक या एंडोर्सी अगर नोटिंग चार्ज दे रहे हैं तो वो पैसा किससे मांगेंगे? फिर होता है ड्रॉ टू कैश। अगर ड्रॉइंग एग्री हो जाए कि वो क्या करेगा? रिन्यूअल करेगा, न्यू बिल को क्या कर रहा है? रिन्यू कर रहा है। पुराना बिल कैंसिल तो अपन ने कर ही दिया डिसऑनर के साथ ही, अब वो कह रहा है वो रिन्यू करेगा, तो उस केस में उस पे क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ड्रॉइंग के लिए वो इंटरेस्ट क्या होता है? रिसीवेबल एंट्री होती है ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट, पैसा कैश में आता है तो कैश टू इंटरेस्ट। और ड्रॉइंग के लिए वो इंटरेस्ट क्या होता है? पेबल एंट्री होती है इंटरेस्ट टू ड्रॉ कैश, ऐसा कर सकते हो। समझे? यस सर। और अगर ये तो यही बहुत नया विड्रॉल आता है तो न्यू बिल आएगा तो वही एंट्री होगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, और उधर एंट्री हो जाती है ड्रॉ टू बिल्स पेबल। अब वो पुराने बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज प्लस इंटरेस्ट, इसमें से जो कैश पेमेंट है वो माइनस करके नया बिल हो जाता है। समझ गए? यस सर। और क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगर ड्रॉइंग ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें तो उसको लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल के केस में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू डीआर। ड्रॉइंग अपने बिल का पेमेंट करो, वो बेटा बिल्स पेबल अकाउंट। और अगर मान लो बिल डिसऑनर्ड हो गया और ड्रॉइंग पेमेंट ही नहीं कर रहा है, नया बिल भी ड्रॉ नहीं कर रहा है, पेमेंट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको उससे कुछ पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ मिले कुछ ना मिले पैसा, तो फिर ड्रॉइंग क्या करता है? सॉरी ड्रॉइंग क्या करता है? ये तो बात ड्रॉ की कैश अकाउंट डेबिट एड्रेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग पेमेंट कर रहा है उसके लिए ये जनरल एंट्रीज है। बाकी ड्यू डेट की कैलकुलेशन है तो डेट ऑफ ड्रॉ प्लस जब प्लस पी डेज नॉर्मली रहता है, अगर पब्लिक हॉलिडे तो एक दिन पहले, नेशनल हॉलिडे तो एक दिन हाँ यस सर। और डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, डिस्काउंट डेट से ड्यू डेट, रिबेट कैलकुलेट करना पड़ता है रिटायरमेंट डेट से ड्यू डेट, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है नए बिल का जो पीरियड उस पीरियड से। समझ में? ये एंट्रीज अगर आपकी होगी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। तो इसमें एक पार्ट अपना बाकी है, कौन सा? पहले एक बार नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर करोगे तो अकोमोडेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझे क्या होगा? तो अभी तुमको क्या करना है?